बेरोजगार के उन जर्नलिस्टों को जिन्होंने हक बात की, ऐसे ही कि जो उनको आईना दिखाने लगे हुकूमतों को, उनको बाहर भेजने के फौरन लेटर्स आ जाते हैं, इनको निकालो। टैक्स कलेक्शन जिसकी मराद आवाम तक मुंतकिल होनी चाहिए थी, उनको तो बना रहे हैं भिखारी आप। उनके घर में तो 2500 रुपए देके बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा देते हैं आप। शर्म आनी चाहिए। नून लीग को देख लें, हमेशा वारियां मिल रही हैं कि नहीं मिल रही? कौम को क्या दिया आपने? अपने लिए खुदा के वास्ते इस मुल्क को बेहतर कर दें। लेकिन अलमिया ना, क्योंकि ये तो यहाँ रहने के लिए, ये तो शिकार खेलने के लिए आते हैं इलेक्शन। इन लोगों के खिलाफ इनको तो पाकिस्तान में सियासत करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SG पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन। नाज़रीन, आज हम ऐसे मौज़ूआत पर बात करेंगे जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारे माशरे से, हमारे नौजवानों से है कि हमारा तालीमी निज़ाम किस तरफ जा रहा है, जिस पर हम इतना ज़्यादा पैसा लगाते हैं। हमारा तालीमी निज़ाम पहले ही माशाल्लाह पूरा सुरा है, उसके बाद चीज़ों को ऐसे जोड़ दिया जाता है जिससे हमारा तालीमी निज़ाम आलमी दुनिया में उसका एक इतना बुरा इमेज आ रहा है जो जल्दी कंट्रोल नहीं होता। उसके बाद हमारे जो नौजवान हैं साइबर क्राइम की तरफ इतना तेज़ी से क्यों जा रहे हैं, क्या रीज़न है? क्या हुकूमत इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है? अगर कर सकती है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? और इसके साथ साथ जो फॉरेन फंडिंग है, टैक्सेस है, इतने ज़्यादा है तो अवाम क्यों पिस रही है गुर्बत में? इन्हीं तमाम सवालात के जवाब हम जानेंगे सीनियर सहाफ़ी यासिर शेख साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है, आप बताइए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले हम तालीम पर बात करेंगे कि हम देखते हैं कि इतने ज़्यादा हम खर्च करते हैं तालीम पर, जो हमारा ख़र्चा है आसमान से बातें कर रहा है, लेकिन रिज़ल्ट तो ज़मीन बोस है। ऐसा क्यों है? देखिए फ़िज़ा, ये अलमिया है और इसका जितना नोहा किया जाए, जितना अफसोस किया जाए, जितना इसके ऊपर दुख किया जाए कम है कि दुनिया के अंदर तालीम के मैदान में जिस तेज़ी से तरक्की हो रही है, जिस तेज़ी से लोग टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तेज़ी से लोग जो है AI की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तेज़ी से लोगों का म्यार ज़िंदगी एजुकेशन बेस होके आगे बढ़ रहा है, हमारा उतना ही एडवर्स इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल रहा है कि हुकूमत दावेदार है कि वो इस्लाहात कर रही है एजुकेशन सिस्टम में और उस पे लाखों और अरबों डॉलर जो है ख़र्चा कर रही है। फॉरेन फंडिंग भी आ रही है, पैसा भी, कर्जा भी आप ले रहे हैं। एक तो है फ़ंड कि दुनिया फ़ंड कर रही है कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें, एक है कि हम कर्जा ले रहे हैं, कर्जा ले के अपनी एजुकेशन जो है के शोबे को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नताइज क्यों नहीं आ रहे? तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की जो बुनियादी वजूहात है उसमें से एक बड़ी वजह यह है कि हमने अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम को बनाने की कोशिश ही नहीं की, इसको समझने की कोशिश ही नहीं की। हमने अपने गर्दनों से बोझ उतारने की कोशिश की, हमने उस निज़ाम को जज़ा और सज़ा के दायरा कार में देखने की कोशिश नहीं की। अभी आपको याद होगा, आप अभी हाल ही में वो जो एक गवर्नमेंट की कैंपेन चल रही है स्पेशली इन पंजाब, कि वो हर उस स्कूल को, प्राइमरी स्कूल को जो है वो प्राइवेटाइज वो कर रहे हैं, लोगों को जो है रिजल्ट के साथ साथ जिनमें 100 से कम बच्चे हैं। ठीक है, अब देखें कि ये डुअल इम्पैक्ट है कि हुकूमत एक जगह नाकाम रही, तनख्वाहें दे रही है, बजट लगा रही है, बिल्डिंग्स एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तमाम तर खर्चे करने के बावजूद, मुफ्त किताबें देने के बावजूद, मुफ्त जो है उनको फिर दूध और पता नहीं क्या क्या कंपेन्स आप लॉन्च करने के बावजूद, नताइज ये है कि आपके स्कूलों में जहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपने इतना बेहतर बना दिया, आने जाने में अब प्रॉब्लम नहीं रहे, लेकिन बच्चे नहीं आ रहे। बच्चे बाद में आएंगे, पहले टीचर नहीं आ रहे। सबसे बड़ा अलमिया है कि इनमें कि जहाँ जो तादाद है, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, हमने सर्वे रिपोर्ट्स पढ़ी हैं और देखे हैं फिज़िकली जाके, कि जहाँ स्टूडेंट्स की तादाद से ज़्यादा वहाँ फैकल्टी है, वहाँ का जो तदरीसी स्टाफ है स्टूडेंट्स की तादाद से ज़्यादा है, लेकिन बच्चे नहीं हैं। वजह क्या है कि आपने चेक एंड बैलेंस नहीं किया। वो जो टीचर, आज से पहले का जो टीचर था, जो आप 90s की दहाई में जिस दौर में हमने प्राइमरी एजुकेशन ली, उस दौर के अंदर आप अगर स्कूल नहीं आते होते थे तो बाकायदा एक बच्चों की टीम जाके आपको पकड़ के डंडा डोली करके आपको स्कूल में लाया जाता था। पेरेंट्स के पास शाम को चल के टीचर खुद जाया करते थे कि क्या वजह है कि यासिर आज स्कूल क्यों नहीं आ रहा। अब एक जगह जहाँ टीचर खुद अवेलेबल नहीं होगा, वो बच्चों को कहाँ से देखेगा, वो कैसे लाएगा? अब सूरत हाल यह है कि हमारा अलमिया है कि हमारा टीचर इस बात में तो बड़ी खुशी महसूस कर रहा है कि वो इलाके के नाजिम का मुंशी बन जाए, इलाके के MPA का मुंशी और उसकी डायरियाँ और उसका जनाब उसके लिए प्रोटोकॉल सेटिंग या प्रोटोकॉल ऑफिसर उसका लग जाए, वो उसमें तो अपने लिए बड़ा एजाज़ महसूस करता है। लेकिन जो कौम की आबियारी करनी है, जो एक नस्ल को बनाना है, वो उसको अजाब लगता है और वो आने को तैयार नहीं।
ये जो डाटा हम आपके साथ अगर शेयर करें तो उस डाटा के अगर मतलब शॉर्टली हम अगर बताएं कि 90% उन स्कूलों को जिनको अब ये बंद किया जा रहा है या उनको रिवाइव करने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर किया जा रहा है, इसमें 78% जो है तादाद जो है वो स्कूलों में टीचर्स की या फैकल्टी मेंबर्स की ऐसी थी है कि जो आ ही नहीं रही थी। सही ना आने की वजह से, और यानी कि उन्होंने आपस में वो इंटरमेट चीज़ों को किया हुआ था कि जी आज मैं आऊँगा, 2 दिन मैंने आना है और अगले 2 दिन आपने आना है, बारियाँ लगा रही थी। और आप उसमें एक स्कूल के अंदर सिर्फ एक टीचर है, जबकि अपॉइंटमेंट वहाँ से जो तनख्वाहें ड्रा हो रही हैं, वहाँ से जो फ्यूल ड्रा हो रहा है, वहाँ से जो बजट ड्रा हो रहा है, सब कुछ वो जो है वो मुकम्मल हो रहा है, लेकिन वो जो फिजिकली अवेलेबिलिटी है एक बंदे की है, वो भी किस्मत से, वो भी आया नहीं आया तो वो चला गया। बहुत सारे स्कूल लॉकडाउन है, बंद पड़े। तो इस निज़ाम में हमारे तालीमी सिस्टम को जहाँ हुकूमत की नालायक पॉलिसियों ने तबाह किया, वहाँ बहैसियत एक उस्ताद की हमने इसकी कबाड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। टीचर्स उस मेयार के रहे ही नहीं आपके पास। अब आपने कमर्शियल, यानी कि एक टीचर है उसको टीचर कहलवाना तौहीन लगता है। जो पैटर ऑफ प्रेस्टीज एंड प्राइड मैटर था वो अब तौहीन लगता है अगर किसी को पीटीसी टीचर, तो वो पीटीसी टीचर नहीं है वो। सर ऐसा है, ऐसा क्यों है? मतलब टीचर तो जैसे कहा जाता है कि अगर मुझे एक लफ्ज़ पढ़ा दिया तो वो मेरा टीचर है, और ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इतना ज़्यादा बुलंद मर्तबा। और आज अगर हम देखें तो एक उस्ताद नहीं वाकई पसंद करता, वो अगर कोई और अच्छी ड्यूटी कर रहा है तो उसको लगता है कि वो बहुत अच्छी है, हालांकि ये ऐसा क्यों है? रीजंस देखिए, ये बुनियादी तौर पे आपके माशरे की गिरावट की एक बहुत बड़ी मिसाल है, और ये इंडिकेटर है कि यू आर नियर टू बी क्लैप्स एज अ सोसाइटी। कि जहाँ उस्ताद जो है इस बात में शर्म महसूस करे कि उसे उस्ताद या टीचर कह के या उस्तादी कह के पुकारा ना जाए वहाँ सोसाइटी में, वो इस बात पे शर्म महसूस कर रहा है कि उसे टीचर कोई ना कहे। वो गैम्बलर कहलवाना बड़ा पसंद करेगा। वो जाके अपने कारोबार उसने खोल लिए हैं, प्रॉपर्टी डीलर बन के बैठा है, किसी MPA MNA का मुंशी बन के बैठा है, किसी नाजिम का या पथारेदार का या किसी भी वेल नोन ऑफिस का जो मतलब है उसकी डायरियाँ पकड़ के घूमने में उसकी जो है वो समझता है कि ये बेटर वे है बनस्बत इसके कि वो 6 घंटे जाके कौम की आबियारी के कौम को पढ़ाए, उसको शर्म आती है। तो ये बुनियादी तौर पे उसके लिए अपने लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है। हमारे यहाँ 3 नस्लों को तबाह किया टीचर ने। 90s के बाद, अगर 94 स्पेशली आप 90s को ले लें, 90 की दिहाई के बाद, और अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं तो 95 97 तक आपको टीचर कदरे बेहतर और एहसास करने वाला मिलता था। उसके बाद से जो आपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेक एंड बैलेंस के निज़ाम को खोया है, जहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा आया है, जहाँ आपने अपने इलाके के अंदर जो है CO एजुकेशन को 80 बुनियादों पे और सिफारशी बुनियादों पे भर्ती किया, जहाँ आपने अपने जो चेक एंड बैलेंस के सुपरवाइजर्स थे उनको पॉलिटिकल बेस करके आपने भर्ती किया, और वो पूरे सिस्टम इस तरीके से वो दीमक की तरह चाटता चला गया और आपका निज़ाम तालीम बैठ गया। पूरी जो 95 के बाद जो नस्ल उठी है वो तबाह व बर्बाद हो गई है। आज इखलाकियात की नाम चीज़, अब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन अच्छे इखलाक के साथ नहीं है। उनमें इखलाकियात का म्यार और इंसानियत के एहसास का म्यार ज़ीरो है। अब आपकी प्राइवेट सेक्टर के अंदर एजुकेशन जो है वो एक बाकायदा इंडस्ट्री का रूप धार चुकी है, कारोबार है मुनाफा बख्श। जो सेहत के मराकज़ हैं, जो मसीहाई के मरकज़ हुआ करते थे, जो डॉक्टर बतौर मसीहा कहलवाता था, अब वो सबसे बड़ा गैम्बलर है, वो सबसे बड़ा सौदागर है, वो सबसे बड़ा इस वक्त जो है लूट मार के अंदर मसरूफ़ है। ये वजह क्या है? उन डॉक्टर्स और उन टीचर्स को जिन्होंने अपने प्राइवेट सेक्टर में अपने इदारे बना लिए, उनके पीछे वो टीचरों का फुकदान था जो उनकी रूहानी तरबियत भी साथ साथ कर रहे थे, जो उनको समझा रहे थे कि दर्स इंसानियत क्या है, इखलाकियात क्या है। अब इखलाकियात से आरी लाट जब डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स बनेंगे तो वो गिद्ध हैं माशरे के अंदर। वो उन्होंने माशरे के अंदर सिर्फ बिगाड़ पैदा करना है। सो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है इंसानियत उड़ मिट गई, लोगों में एहसास नहीं रहा। मुझे याद है कि जब हमारे यहाँ टीचर, ये तसव्वुर ही नहीं था कि जब एग्ज़ाम्स चलते थे कि कभी हमारे कानून ने ये सदा सुनी हो कि बेटा अपने वाले साहब को कहना कि वो पैसे फ़ीस के भिजवा दें। अब मेरी बेटियाँ जहाँ पढ़ती हैं, 2 दिन लेट होने पे मुझे मैसेज वॉइस नोट के जरिए, टेक्स्ट के जरिए आता है कि सर वो प्लीज़ जो है वो आपने अपनी बेटियों की फ़ीस जमा नहीं कराई, ज़रा मेक श्योर किया। पहले ही कह दिया जाता है कि इस मर्तबा किसी की फ़ीस लेट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वहाँ ये सूरत हाल थी जो हमने अपनी लाइफ में देखा जब हम स्टूडेंट थे
कि टीचर मैं स्कूल नहीं गया तो डंडा डोली करके मुझे उठवा लिया गया। एग्जैक्टली। ट्यूशन पे नहीं पहुंचाऊं तो वो टीचर साइकिल के ऊपर जो है वो कई किलोमीटर का सफ़र करके मेरे वालिद साहब को मिलने के लिए आया और बताने के लिए आया कि आपके बेटे की हरकत पे नज़र रखें। यहाँ ये निज़ाम ख़त्म हो गया, एहसास ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से निपट गया। और रही सही कसर जो हमारे जो पॉलिसी साज हैं, जो बाहर के सिस्टम को ज़बरदस्ती कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, यार वो जो उन नस्लों की जिनके आप मॉडल्स को उठा के पाकिस्तान में एप्लीकेट कर रहे हो भाई, वो कई सदियों के बाद उन्होंने अपने सिस्टम को बनाया। आप वो उठा के अपनी कौम की पहले कौम तो बनाने की कोशिश करें, और कौम के लिए जो पैरामीटर्स हैं, जो जिस पैमाने से आपको गुजरना है उस पैमाने से तो गुजारें, वो तो है कोई नहीं। सर हमारे यहाँ एग्जाम होते हैं 9th क्लास के, इन्विजिलेटर है 8th क्लास फेल, मतलब 8वीं फेल 9वीं क्लास के बच्चों का इन्विजिलेटर है। अब इससे बड़ा मातम का मकाम क्या है, आप खुद बताइए कि जो 8वीं पास जो है 8वीं फेल जो इन्विजिलेटर लग जाएगा और वो पेपर मार कर रहा है, ये बेसिकली उसकी कलम पाकिस्तान की तकदीर के ऊपर चल रही है। exactly. पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ऊपर चल रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने बहुत से प्रोफेसर्स को, पेपर चेकर को देखा, उन्होंने अपने आगे स्टूडेंट्स को या इवन के उनके घर के अंदर काम करने वाली मेड्स को कहा कि इनके ऊपर लाइनें मार के दे दें। एग्जैक्टली ऐसा है, ये अलमिया है। अब रिजल्ट्स आप देखें, नंबर कितने आ रहे हैं, आउट ऑफ 1200 में से 1200 में से 1199 नंबर आ रहे हैं। एग्जैक्टली। और हम पस्ती के आलम में जा रहे हैं। दुनिया सर हमें कहा जाता था कि आपके जैसे 100 है ना, तो 80 से अबव किसी के आने ही नहीं है, ज़्यादा बहुत हाई फाई हो गया तो फिर 82 इस तरह से, लेकिन अब देखें तो एक नंबर कम होता है। जी ऐसे मैं बता रहा हूँ कि 1200 में से 1199 वाला आ गया, तो अभी तो नया एक निज़ाम चल गया कि 12 में से 1200 आए हुए हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन सा निज़ाम तालीम है कि जहाँ कि ह्यूमन एरर की गुंजाइश ही नहीं है और आप रिजल्ट पे रिजल्ट दिए जा रहे हैं, और नताइज में तो माशरे को तरक्की करनी चाहिए, हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। सो हमारा बदकिस्मती से हमारे पॉलिसी साजों ने भी और ख़ुद उस्ताद ने भी हमारे तालीम के निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया। मेरी बात हुई बड़ी टॉप लाइन के एडमिनिस्ट्रेशन से, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर बड़ी अहम पोजीशन के ऊपर हैं, तो मैंने कहा कि आप ये क्यों मतलब स्कूलों को शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसने कहा जी 2 साल कैंपेन है, पूरे 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया कि हम उनको टीचर्स को ये कह रहे हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स को, कि अपनी तादाद को 100 से ज़्यादा बढ़ा लें। अब वो हमें टीचर्स अप्रोच कर रहे हैं कि जी हमें जो है ना ये बेरोज़गार करने की, कसम से दिल तो ऐसा करता है कि इन 7,000 कराम को ना अदब का मकाम है, कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये जेलों में डाले जाने के काबिल हैं कि जिन हेड मिस्ट्रेस के जो तनख्वाहें लाखों में ले रहा है, तनख्वाहें हज़ारों में नहीं रही, अब लाखों में, अब लाखों में है, और उसके फंड्स भी खा रहा है, और उसकी सारी चीज़ें उसने बाड़ा बनाया हुआ है सियासी समाज गाँव के लिए। अब वो स्कूल आपके जो तदरीस के लिए इस्तेमाल होने चाहिए थे, वो शादी ब्याहों के लिए आपने इस्तेमाल करवा रखे हैं, वो भैंसे और बाड़े बनवा रखे हैं। और अब आप उठ के आते हैं कि जी हमारी मीडिया मदद करे। कसम से दिल करता है कि एक दफ़ा जूता उतार लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि तकरीम का मामला अलग है, लेकिन शर्म का मकाम है कि तुम्हारी वजह से 3 नस्लें तबाह कर दी आपने। आपने बर्बादी फिर दी पाकिस्तान की, और इनसे कोई पूछने वाला ना हो और इनके हमदर्द बन के हम इनकी खबरें चलाएं। आई एम सॉरी, मैं तो इस हक में नहीं हूँ, इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, बाकायदा पनिशमेंट होनी चाहिए। सर जैसे आपने पेपर चेक की बात की, बच्चा सब में 95 ले रहे, एक में उसके नंबर बहुत कम थे। उसका फादर किया जाने के बाद उसने कहा कि ये इसको ना चेक कर दे। उन्होंने कहा हम चेक नहीं कर सकते, जो काउंट किए हुए नंबर हम सिर्फ वो करेंगे। तो जो सेक्रेटरी हैं इनके एजुकेशन के, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास निज़ाम ही नहीं है कि हम पेपर को दोबारा से चेक करें कि बच्चे ने सही लिखा है या गलत लिखा है, और बच्चा कहता है मैंने 100% सही लिखा है। तो हमारे पास तो निज़ाम ही नहीं है ना, हम तो सिर्फ एक जो नंबर है उन्हीं को काउंट करेंगे, उसकी भी फीस है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वजह यह है कि आप सिस्टम को ठीक नहीं करना चाहते। एग्जैक्टली। उसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपकी एक रीचेकिंग के लिए आती है, भाई वो काउंटिंग चेकिंग के लिए नहीं आ रहा कि जो आपने नंबर लगाया उनको जमा करके आपकी फीसें नहीं भर रहा, वो कह रहा है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। तो इसमें क्या रॉकेट साइंस है कि अगर आप वो पेपर मुतलका किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को भेजें और उनको कहेंगे जी ज़रा इसको, क्योंकि वहाँ खुद फंसते हैं, क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने बनाया हुआ है वो इनके कलम से बने हुए हैं ना, तो इनकी अपनी मौत वाक़ई होती है कि हम उस निज़ाम को कैसे सीधा करें जो हमने बनाया। सो ये एक अलमिया है, और ये कसम खुदा की बहुत सारे शोबों से आप खिलवाड़ की इजाज़त दी जा सकती है। सेहत और तालीम के शोबे से इससे कौमों की ज़िंदगियों और कौमों के मुस्तकबिल वास्ता हमने वो लाट, वो ब्रीड, वो नस्ल उठा दी है जो इन दोनों शोबों की तबाही की मुकम्मल जिम्मेदार है। सर हमारे टीचर्स की अगर हम बात करें, आजकल के जो टीचर्स हैं उन्होंने भी बिजनेस बना लिया है, स्कूल इंतज़ामिया ने भी बिजनेस बनाया हुआ है और टीचर्स ने भी, कि अगर जो बच्चा स्कूल टाइमिंग में उनसे पढ़ता है उसके नंबर कम आते हैं, वो फेल हो जाता है।
लेकिन वही बच्चा उस टीचर के पास जाके पढ़ता है, 100/100 नंबर आते हैं। जी बिल्कुल सही बात है कि वहाँ अच्छा ये ट्यूशन कल्चर को नया नहीं है। पहले ट्यूशन टीचर्स हमारे दौर में पढ़ाते थे कि जो कमी कोताही स्कूल में रह गई है उसको कवर कर लें। आज टीचर वो जो कमी कोताही पूरी करने के लिए वो टीचर पढ़ाता था, आज टीचर स्कूल में सिर्फ तनख्वाह लेके हराम खा रहा है, नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ इसी बुनियाद पे कि इसको मैं जो ये ट्यूशन पे बुलाऊंगा तो वहाँ पढ़ाऊंगा। अपनी जो तनख्वाह बच्चे नहीं आते, उनके साथ बिहेवियर बहुत ही ज्यादा रूड हो जाता है, उसे बिला वजह मारा जाता है। ये अनफॉर्चुनेट है। वजह यही है कि हमने इंसानियत, एहतराम, अखलाकियात वो अपने अंदर से उस रूह को फना कर दिया और नताइज में सिर्फ बिजनेस है। एवरी वन इज इन ट्राइंग कि वो जब सुबह उठे तो बिलीनियर हो, और उसके नताइज में ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखना है 10 साल का एक डाटा फिजा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन, जो टैक्स कलेक्शन है वो कहाँ जा रही है। आपका टैक्स कलेक्शन 2014 और 15 के अगर आप FVR के आदाद उठाएं तो टैक्स रेवेन्यू आपकी कलेक्शन थी 2565 बिलियन, 2565 बिलियन। अब ठीक 10 साल के बाद 2024 के FVR के रिकॉर्ड आपको बताते हैं कि आप जो है 10,085 बिलियन, यानी कि इंक्रीज़ कितना है इसमें, इंक्रीज़ आपका आ रहा है 7,500 बिलियन रुपीस का। इतना ज़्यादा आपने टैक्स कलेक्शन की वो बढ़ा दी, 4 गुना बनता है कि जाके 10 सालों में इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन की तरफ चलेगी। बहुत अच्छी बात है। सर क्या हमारी आवाम इतनी अमीर है कि इतना हम पे कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ, देखें आवाम को ज़बरदस्ती आपने डाल दिया ना टैक्स, उसके अगेंस्ट मराहत किसको मिल रही है? उसके अगेंस्ट मराहत याफ्ता तबका कौन है? वो आपकी ब्यूरोक्रेसी है। आपको याद होगा सड़कों के ऊपर आपने देखा होगा कि जो असिस्टेंट कमिश्नर थे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1000 सीसी की गाड़ी इस्तेमाल करते थे। बहुत बड़ी टॉपिक, बहुत छोटे डिस्ट्रिक्ट जहाँ रेवेन्यू कम कलेक्शन होती थी वहाँ वो कल्टस और वो जो है खैबर गाड़ियों में होते थे और वो अपनी ड्यूटियाँ पूरी कर रहे होते थे। अब मामला ये है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर, एक DSP वो 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा कीमती जो है गाड़ी के ऊपर सवार होके ठंडे कमरों में। अब आपको पता है कि AC पाकिस्तान के अंदर सरकारी दफातर के अंदर AC का इस्तेमाल जो है इन गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर जो टैक्स आप इतना बढ़ा चुके हैं कि 4 गुना ज़्यादा आपने टैक्स कलेक्शन कर ली है, तो उसका रिफ्लेक्ट एक आम आदमी की ज़िंदगी पे पड़ना चाहिए, बिल्कुल नज़र आना चाहिए। बेसिकली टैक्स कलेक्शन होता क्या है कि आप लोगों के म्यार ज़िंदगी को जो है ह्यूमन HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं उनको बेहतर बनाने पे लगाते हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इन 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का ग्रो किया, लेकिन सूरत हाल ये है कि आपकी इन पॉलिसीज़ की वजह से जो मिडिल क्लास थी वो तेजी से डिक्रीज हो रही है। 25% माइनस हो चुकी है। जो आपकी जो मिडिल क्लास थी वो अगर उसके आज़ादा शुमार में आपसे शेयर करूँ तो 58% से 25% डिक्रीज होकर वो गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं। ठीक है, और आपका अमीर जो है, अमीर जो 10% था वो एलिवेट करके यानी कि 50% उसमें इजाफा हो गया और वो 15% पे चली गई है शेयर। गुर्बत यानी कि गरीब आदमी यानी कि जो मिडिल क्लास थी वो सैंडविच बन रही है, वो नीचे की तरफ आपकी मिडिल क्लास एब्सोल्यूट होती जा रही है। आने वाले ये सूरत हाल रही तो आपको लगेगा कि या सिर्फ अमीर बचेगा पाकिस्तान में या गरीब बचेगा। जो बीच में मतवाजन करता था इस सारी हायरार्की को, जो परसेंटेज के एतबार से वो तेज़ी से गुर्बत की तरफ जा रहा है, यानी कि HDI इंडिकेटर्स जो आपके नीचे गिर रहे हैं। अब आपने इसी बात को थोड़ा सा हम और फैलाते हैं। कर्जे आपने 2014 में जब आपके कुल मजमूई कर्जे थे वो 15,991 जो वो थे डॉलर थे, अरब डॉलर थे। अब 2024 के अंदर वो 71,246 डॉलर बन गए, यानी कि 346% आपका कर्जों में इजाफा हो गया। वो कर्जे भी जाहिर बात है कि आपने किस पर्पस के लिए लिए। सर कर्जे के जब उतारना होता है उसके लिए भी हम कर्जा ही लेते हैं। उन्होंने भी अपना सिर्फ स्पेसिफिक, जजों की तनख्वाहें बढ़ गई बहुत ज़्यादा, टैक्स कलेक्शन वहाँ भी जा रही है, मतलब यानी कि जो टैक्स से पैसा आ रहा है वो भी उनको एक ख़ास तबके को मराहत याफ्ता कर रहे हैं। पार्लियामेंटेरियन आपने देखा होगा कि हर कुछ टाइम के बाद 5-5 लाख रुपए तनख्वाह बैठे बैठे इनकी बढ़ जाती है। आम बंदे की तो 5%, 10%। पूरा एक स्केल से लेके स्केल 4 तक की जो बेनिफिट हुआ है वो पूरे इन 10 सालों में सिर्फ 9 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ है उनको। और इनको जो बेनिफिट हुआ है वो 9-9 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो चुका है।
आप इस डिफरेंस को तो चेक करें कि अमारत और गुर्बत किस तरीके से गुर्बत बढ़ रही है और अमारत बढ़ रही है, जो बीच में से स्लॉट है वो ख़त्म होती जा रही है। ये एक ऐसा लम्हा फिक्रिया है जिनको सोचना होगा। आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बुनियाद के ऊपर कौमों की ज़िंदगियों को बेहतर नहीं बना सकते। ज़रूर बेहतर होंगे, मेयार ज़िंदगी का जो है कि ह्यूमन डेवलपमेंट। तो एक आम आदमी जो मिडिल क्लास से निकल के वो जो है लोअर मतलब है कि नीचे तबके की तरफ जा रहा है, गरीब हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि कहीं तो प्रॉब्लम है ना। और वो प्रॉब्लम क्या है कि हमारी पॉलिसी मेकर अपने मुफाद वाली चीज़ों में तो वो टैक्स कम कर लेता है। अभी महंगाई हर चीज़ यानी कुव्वत खरीद उस आम आदमी की, मिडिल क्लास की, वो जॉबियन है या कारोबारी तबका है, उसकी जो आमदन है उसमें इजाफा बिल्कुल ना होने के बराबर हुआ। जबकि अखराजात जो है वो इतने ज़्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप उसमें जो बैलेंस है वो बरकरार, आमदन और अखराजात का बैलेंस नहीं बरकरार रख पा रहे। और एक तबका है जिसमें ब्यूरोक्रेसी आपकी जुडिशरी, आपके पॉलिटिशियंस, आपके टॉप लाइन्स की वो जो एक और जिनका नाम नहीं लिया जा सकता, उनको आप मरातों पे मराते ठोके जा रहे हैं। एक आम आदमी बर्बाद किया हुआ जा रहा है। एक आम आदमी का मेयार ज़िंदगी डे बाय डे सर बेसिक चीज़ों को हर जगह ये होता है कि जो भी बेसिक चीज़ें होती है वो सस्ती होती है ताकि कोई इंसान भूखा ना मरे, हर घर में इंसान कम से कम खाना खा कर सोए। लेकिन यहाँ पर बेसिक चीज़ों पर ही इतना ज़्यादा टैक्स होता है कि इंसान बाकी कुछ और सोच ही नहीं सकता, उसी चक्कर में पिसता रहता है। यही एक वजह है जिसका मैंने जिक्र किया कि आपकी जो मिडिल क्लास है वो ख़त्म होती जा रही है और गुर्बत की शरह में जो है वो 25% जो है 10 सालों में इजाफा हो गया। ये खौफनाक सूरत हाल है। यानी कि हम कहते हैं ना कि अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। गरीब को तर नहीं होता जा रहा, गरीब तो मरता जा रहा है। आपका जो मिडिल क्लास है वो गुर्बत में कन्वर्ट हो रहा है। आप क्या करते हैं? और यहाँ ब्यूरोक्रेसी जिसका मैं हमेशा बैठ के मातम करता हूँ। मैं आपको मुल्तान के कमिश्नर की मिसाल देना चाहता हूँ। बहुत लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, काम करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन इंसानियत और जो है ना फ़िक्र और एहसास वहाँ लैक करते हैं ये लोग। चेयरमैन मुल्तान एजुकेशन बोर्ड का चार्ज है इनके पास। चेयरमैन मुल्तान बोर्ड की अपनी गाड़ी नहीं है, वो रेंट आउट ली हुई है और वो उसका 1.5 लाख 2 लाख या कमो बेश आदादो शुमार में कमी बेशी हो सकती है, वो रेंट के ऊपर है। अच्छा। कमिश्नर जिसके अपने स्क्वाड के अंदर गाड़ियों की पूरी एक लाट है, लेकिन चूंकि इजाफी चार्ज में उसको चेयरमैन बोर्ड का मिला हुआ वो गाड़ी भी वो मुसलसल मौसूफ के ज़रिए इस्तेमाल वो खड़ी है। तो यानी कि अगर ब्यूरोक्रेसी एहसास कर ले तो कसम खुदा की पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल, लेकिन एहसास करे क्या करें क्यों? वो तो गरीब आवाम है ना, उनके टैक्सों के अंदर तो मैंने आपको बताया 10 साल के अंदर कितना इजाफा हो गया। तो वो पिस रही है आवाम। मैंने मतलब एक शेविंग के लिए ब्लेड लेना है, मैंने टैक्स देना है, मैं भाग नहीं सकता। मैं एक एम्प्लॉई हूँ, मेरी तनख्वाह में से फ़ौरन कट जाएगा, मैं भाग नहीं सकता। लेकिन मुझे मराद तो उस तरीके से नहीं मिल रही जो मराद यहाँ से भी एक्स्ट्रा मतलब किसी चीज का टैक्स बनता नहीं है। वो भी ये तो एक बहुत माइनर सी मिसाल दे रहा हूँ ना कि मैं मतलब शेव के लिए ब्लेड ले रहा हूँ, तो वो मुझे तो कहीं से भागने की और रिलीफ की कोई है नहीं ना। ही नहीं। और उनको बदमाशियों के, ब्यूरोक्रेसी को और अयाशियों के अल्लाह तल्लों में ब्यूरोक्रेसी हो, जजेस हो, आपके पॉलिटिशियंस हो, उनके लिए दाने खोल रखे हैं आपने। एग्जैक्टली। आवाम आदमी की जिंदगी के ऊपर कोई ऐसा कोई रहम करम की वजह आप आम आदमी को शर्म आनी चाहिए। उनको आप तेजी से भिखारी बनाए जा रहे हैं। बेनजीर इनकम की तरफ जा रहे हैं बच्चे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम के ऊपर आपने पूरी कौम को भिखारी बना दिया। आपको पता है कि जब से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बना कितने अरब रुपए सालाना इसमें रखे जा चुके हैं। अगर आप उनके आदाद शुमार को इकट्ठा कर लें ना तो यकीन करें पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री 20 बड़े जोन बन जाए। जो पैसा आपने एक बंदे से मैं फिजा आपसे सवाल करता हूँ कि किसी को 2000 रुपये मिल रहे हैं, 2500 रुपये मिल रहे हैं, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट कितने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एक घर को मिल रहे हैं। ज़्यादा ये होगा 2000 3000, इससे ज़्यादा नहीं, 5000 होगा। आपकी 2 किलो चीनी, 2 किलो आटा, 2 किलो घी के अंदर ये पूरा ख़त्म। Exactly. ये ज़िंदगी नहीं है। आप इसके पैरेलल जितना अरब रुपया आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर या अपनी सियासी नमूदो नुमाइश के लिए हुकूमतें जब शुरू करती हैं ये प्रोजेक्ट पॉलिटिकल जो है मतलब माइलेज अटेन करने के लिए, अगर इनमें ज़रा सी इंसानियत हो, एहसास इंसानियत हो, तो खुदा की कसम 20 से ज़्यादा अब तक के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन लग जाएं और एक एक इंडस्ट्री जो है हज़ारों लोगों को बाइज्जत रोज़गार दे। और उसके बदले आप देखेंगे कितना बड़ा सनती पाकिस्तान में इनकलाब आए, गुर्बत की शरह कितनी तेजी चली जाए, बेरोजगारी की शरह में कितनी हद तक कमी वाक़ हो, लेकिन वो एहसास नहीं। हमने जो है सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज अटेन करने के लिए ऐसी हम हरकतें कर जाते हैं कौमी खजाने से। अब जो ये वो इसकी हक में आते हैं, तो यार आपने पाकिस्तान की गुर्बत में तो कभी वो खुदा का खौफ करें, गुर्बत में इजाफा तो 38% हो गया। एग्जैक्टली।
तो मतलब आपके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या इस किस्म की अगर अब वो शुरू करने से कोई गुर्बत में कमी होती तो 38% आपके इंडिकेटर बता रहे हैं कि गुर्बत बढ़ गई। अगर आप सनत लगा देते, आप अगर रोज़गार उसकी जगह खोल देते, तो आज कसम खुदा की पाकिस्तान दुनिया का तेजी से तरक्की करता हुआ मुल्क बनता। ये पाकिस्तान की कर्जे जो है 346% आगे ना होते। सर अगर आवाम पेट भर के खाना शुरू कर देती, फिर वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेती, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। अब आवाम इन चीज़ों में आएगी तो फिर ये जो पीछे से एक सिलसिला चलता आ रहा है नस्ल दर नस्ल हुकूमत में जो आ रहे हैं वो तो ख़त्म हो जाएगा ना। फिर ज़रूरी है कि इन्हें फ़िक्र फाका में रखें। देखें एक ख़ास तौर पे, लेकिन कितनी लाइफ है, कितनी जलालत कुदरत ने इनके मुकद्दरों में लिखी है। हर कुछ साल के बाद इनको रगड़े कुदरत लगाती है ना। Exactly. कभी नैबों में पड़े हैं, कभी जेलों में सड़ रहे हैं, कोई भी है। इन 10 सालों में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हुकूमत में है ना। पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, पीटीआई भी है, ठीक है ना। ये सारी की सारी इस वक्त भी करंटली पीटीआई इस वक्त सूबे के अंदर हुकूमत कर रही है, नून लीग हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है, बाप हुकूमत कर रही है बलूचिस्तान में। मतलब है कि वो जो JUI है उसको कभी ना कभी शेयर मिल जाता है। कोई एक हुकूमती जमात, कोई जमात ऐसी नहीं है कि जो किसी ना किसी रंग के अंदर पॉलिटिकल वो उसका माइलेज टेक ना कर रही है। लेकिन ज़रा सी शर्म है इनमें कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत में कमी होने की बजाय 38% इजाफा हो गया। इन सिर्फ इन 10 सालों की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर कर्जों में कमी होने की बजाय 346% आपका इजाफा हो गया। पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स देने वालों की तादाद है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और जो है रिलीफ की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का जो मिडिल क्लास है वो नीचे की तरफ नीचे गिरे जा रहा है जहन्नुम के अंदर गुर्बत की। और एक मखसूस तबका, अगेन से ब्यूरोक्रेसी, जजेस, पॉलिटिशियंस, ये ग्रो कर रहे हैं, अच्छा या सरमायाकार ग्रो कर रहा है जो 10% से जंप आउट करके 15% पे चला गया अमीर लोगों की जो है। क्योंकि उनके पास अब रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट है, उनके पास गाड़ियों के अंदर इन्वेस्टमेंट है, उनके पास बेशुमार मौके हैं। अच्छा फिर जो आप गवर्नमेंट्स पॉलिसी बनाती है, जो रिलीफ पैकेजेस देती है, जो बिला सूद कर्जे मिलते हैं बड़े बड़े $billion और फिर माफ़ हो जाते हैं फॉर द सेक ऑफ कि इंडस्ट्री हमने बचानी है, वो उन बड़ों को मिल रही है। एक आम आदमी की ज़िंदगी का जो मेयार है ना वो HDI इंडेक्स बताते हैं कि तेज़ी से गिर रहा है। सर गुर्बत इतनी है कि हमारी जो यंग जनरेशन है स्पेशली साइबर क्राइम की तरफ जा रही है। बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़ा बड़ा एक गैंग बन जाते हैं। इसको कैसे कंट्रोल करें? देखें फिजा, जब आप जो मेरा मातम है, मेरा मुकदमा है वो ये है कि जब आप रोज़गार के मौके पैदा नहीं करेंगे, जब आप रोज़गार के मौके पैदा नहीं करेंगे तो क्राइम सीन डेवलप होंगे। एग्जैक्टली। मैं बतौर वालिद भरपूर कोशिश करूंगा कि यार मैं कुछ भी हो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा जाऊं। मैं अपनी एफर्ट लगा रहा हूं कि मैं उनको पढ़ा जाऊं। मेरे नामसायद हालात हैं, जो कुछ भी हैं, एज बाप मैंने यार फुल अपनी एफर्ट लगा के अपने बच्चों को पढ़ा दिया। एग्जैक्टली। आगे रोज़गार नहीं है उनके लिए, मौके नहीं है। मुझे बताएं कि वो पढ़ लिख के डिग्री लेके क्या करेगा? यही करेंगे। तो यही सारा हो रहा है कि आपके यहाँ जो एक NCCIA की कामयाब कार्रवाइयों के रोज़ हम इंशाल्लाह खबरें बड़ी बड़ी करके हम सुनाते हैं, हो जाती हैं। खुशी का मकाम नहीं है, रोने का मकाम है। मतलब आप NCCIA की कार्रवाइयों में देखिए सारा यंग ब्लड इन्वॉल्व है। Exactly. सारे कम उम्र बच्चे इन्वॉल्व हैं जिन्होंने थोड़ी सी IT की बेसिक्स एजुकेशन ली और स्कैमर बन गए। वजह है कि आपके पास इंडस्ट्री नहीं है, आपने इंडस्ट्री लगाई नहीं, आपने भिखारी बनाए, आपने कौम को भीख के ऊपर लगाया। कभी सैलाब ज़दगान की भीख के नाम पे, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम के ऊपर, कभी भी सस्ती रोटी के नाम पे, पता नहीं क्या क्या आपने किस तरीके से भिखारी बनाया कौम को। हर कोई चाहता है ना कि उसकी म्यार ज़िंदगी बेहतर हो। बिल्कुल। रोज़गार आप नहीं देंगे, पढ़ वो गया है बच्चा किसी भी तरीके से, कुछ ना कुछ तो करना है। वो क्या करेगा? वो डिजिटल क्राइम करेगा। और डिजिटल क्राइम जितना तेज़ी से आपके पाकिस्तान में बढ़ रहा है, आपके हाथों में ये जिन काबू आने वाला नहीं है, याद रखिए। अच्छा सर, ये सिर्फ पाकिस्तान में है या बाहर से एक गैंग होता है जो सपोर्ट करता है? देखिए ये जो बुराई है ना माशरती की, तो पूरी ज़ाहिर बात है कि पूरी दुनिया का एक डालमिया है। हमारे यहाँ शरह बहुत ज़्यादा है। किसी भी मुल्क की निस्बत सबसे ज़्यादा क्राइम हम लोगों में या उन लोगों में है, उन मुल्कों में है कि जहाँ गुर्बत है, बेरोज़गारी, ये दो बेसिक एलिमेंट है। सर जैसे इंडिया में अगर हम देखें ना, एक जगह है उसका नाम पाकिस्तान है। इतनी दुश्मनी के बावजूद उन्होंने नाम चेंज नहीं किया। मैंने जब पढ़ा देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे रीज़न ये थी, ना वहाँ पानी था, ना वहाँ बिजली थी, ना इंटरनेट था, वहाँ फ़िक्र फाका थे। लोग इतनी
खस्ता हाल ज़िंदगी गुजारे थे, इस वजह से वो वहाँ का नाम पाकिस्तान रखा। देखें, ये तो इसको थोड़ा सा हम दूसरे एंगल से देखते हैं। हमें बदकिस्मती से दुश्मन जो है इंतहाई कम ज़र्फ़ मिला। मतलब कहते हैं ना कि दुआ करते थे कि अल्लाह दुश्मन ज़र्फ़ वाला मिला। हमें भारत की सूरत में ना दुश्मन कम ज़र्फ़ मिला। भारत ने जिस टेरिटोरियल को, जिस इलाके को इन महरूमियों की वजह से पाकिस्तान डिक्लेयर किया हुआ था, शर्म और डूब मरने का तो मकाम भारत के लिए है भाई। वो भारत में पाकिस्तान है ना, वो पाकिस्तान में तो पाकिस्तान नहीं है सर, वो तो तंजन है ना, ठीक है ना। वो मैं वही बता रहा हूँ ना कि वो उसको फैसिलिटेट करना है या वहाँ इंटरनेट की प्रोविजन करनी, वहाँ बिजली का नेटवर्क लगाना, तरक्की करना भारत की जिम्मेदारी है, ना कि पाकिस्तान की। सो इस कमजरफी के ऊपर तो मतलब है कि डेफिनेटली हमें यही है कि शर्म तुमको मगर आती नहीं। सर, हम वहाँ की बात तो कर रहे हैं कि वो तो तंजन कर रहे हैं, लेकिन हम अपने मुल्क की बात करें, तमाम वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी आवाम गुर्बत में पिस रही है, तालीमी निज़ाम सही नहीं है। हम क्यों किसी को ऐसा मौका दे रहे हैं कि वो इस नाम को इस पर्पज़ के लिए यूज़ करें? देखें, हम इतनी सारी डिटेल डिस्कशन का ना मोटिव यही था कि हमारी लाइन ठीक नहीं है। एग्जैक्टली। मराहत दे रहे हैं, लेकिन उस तबके को जो पहले से मराहत याफ्ता है। दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मुखय्यर कौम है। हमारे यहाँ गरीब भी बेचारा ना खुद भीख अगर मांग रहा है तो उसको भी अगर लगे कि ये मेरे से ज़्यादा डिजर्विंग है तो वो अपनी भीख में से हिस्सा देता है। हम वो कौम है। हमें डायरेक्शन नहीं दी जा रही। आप डायरेक्शन लेस बनाए जा रहे हो। एक ख़ास तौर पे एजेंडा है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों के पास कोई रियल टाइम एजेंडा ही नहीं है कौम बनाने का। ऐसे ही है। दे हैव ओनली एजेंडा हाउ टू कम बिकम इन पावर अगेन, जस्ट अगेन एंड अगेन। वो किसी तर्ज पे, किसी कीमत पे, किसी भी पाकिस्तान की तबाही की सूरत में हो, आपको इक़्तिदार की राजधानी के अंदर झांकी लगानी है। आपके मंशूर के अंदर जो चीज़ें, ये खाली जो 600 सफ़ों का मंशूर पेश करते हैं, शर्म आनी चाहिए। कसम खुदा की, इनके मंशूर अमल ना होने पे ना हुकूमतों के खिलाफ क्रैक डाउन होना चाहिए। इनके खिलाफ मुकदमात के तुमने लोगों को जो ख्वाब दिखाए थे, मुझे बताए आज के वो नून लीग के जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के इन्होंने दावे किए थे, या पीपल्स पार्टी बताया कि जो इंडस्ट्रियल क्या जोन के क़याम की उन्होंने बकवास की थी, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से कौम को गुमराह किया, तो इस सारी सूरत हाल में इन लोगों के खिलाफ इनको तो पाकिस्तान में सियासत करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कौम के मुस्तकबिल को तारीख किया। गुज़श्ता 40 साल से ये राज के अंदर है। मुख्तलिफ सूरतों में ये राज में है कि नहीं है? एग्जैक्टली है। एक पीटीआई का दौर इक़्तिदार देख लें, 13 साल से सूबा के अंदर गवर्निंग कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को देख लें, 17 साल से है इक़्तिदार में। बिल्कुल। नून लीग को देख लें, हमेशा वारियां मिल रही हैं कि नहीं मिल रही? कौम को क्या दिया आपने? गुर्बत में 38% इजाफा, कर्जे आपके जनाब 346% इजाफा, टैक्स कलेक्शन जिसकी मराद आवाम तक मुंतकिल होनी चाहिए थे, उनको तो बना रहे हैं भिखारी आप। उनके घर में तो 2500 रुपए देके बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा देते हैं आप। शर्म आनी चाहिए। सर, नहीं आती। कहते हैं कि शादी से पहले किए वादे, हुकूमत में आने से पहले जो नारे हैं, वादे हैं, वो सेम होते हैं। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ कौमी शऊर को डेवलप क्यों नहीं होने दिया जा रहा, कि वजह यह है कि सवाल ना करने वाली बन जाए। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ तो इनसे कोई पूछे सही कि यार खुदा का तुम खौफ करो। आम आदमी की शरह ज़िंदगी जो मतलब जो मजमूई जो उसकी HDI है वो कितने % बेहतरी हुई। कर्जे बढ़ा दिए आपने बहुत, अयाशी के लिए, अपने अल्ले तल्लों के लिए। बिल्कुल, हवाई जहाज़ों में खाना जाता है। आप देखिए ना कि कितने बड़े बड़े इस कौम के साथ वो हो रहे हैं, और फिर मातम कर ले इनके लिए। और फिर एक बात फिजा, तुम आपने ये ज़रूर ध्यान में रखनी है, इस पूरे क्राइम सीन के अंदर एज अ जर्नलिस्ट मैं भी पार्टनर हूँ और तुम भी पार्टनर हो। हमारी मीडिया इंडस्ट्री पार्टनर है इनके क्राइम्स की, कि जिन्होंने कभी हक बात की नहीं, जिन्होंने हक बात करने वालों के रास्ते रोके हैं, उनको बेरोजगार किया, उन जर्नलिस्टों को जिन्होंने हक बात की। ऐसे ही कि जो उनको आईना दिखाने लगे हुकूमतों को, उनको बाहर भेजने के फौरन लेटर्स आ जाते हैं, इनको निकालो और साइड पे करो, ये बंदा नहीं चाहिए हमें। ऐसा ही है यार। ये क्या लेंगे उन लोगों को बेरोजगार करके कि तुम पाकिस्तान नहीं हो क्या? मतलब है कि अगर मैं एक अच्छा मंजर देखता हूँ, गाड़ी में जा रहा हूँ और खूबसूरत सीनरी देख रहा हूँ, तो वो खूबसूरती मेरी ज़िंदगी में इम्पैक्ट डालेगी कि नहीं डालेगी? 100%। और एक मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं गुर्बत में लितड़ा हुआ एक शख्स देख रहा हूँ, बेहाल बेइलाज जो है मरीज को सस्ता दे रहा हूँ, क्या मेरी लाइफ क्वालिटी को इम्पैक्ट करेगा? नहीं करेगा। करेगा। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि यार फॉर द सेक ऑफ योर ओन, अपने लिए, खुदा के वास्ते इस मुल्क को बेहतर करते हैं। लेकिन अलमिया है ना, क्योंकि ये तो यहाँ रहने के लिए, ये तो शिकार खेलने के लिए आते हैं। इलेक्शन डेज में नजर आएंगे और फिर फ्लाइट फिर किसी मुल्क में, उसके बाद इस मुल्क के साथ जो जुल्म हुए,
14 साल 17 साल गवर्नर रहा है एक शख्स, और 13 घंटे के बाद फ्लैट लेके बाहर चला गया। इस मुल्क ने वो अलमिया देखे कि प्राइम मिनिस्टर की अनाउंसमेंट के बाद लैंड हुए हैं मौसूफ, IMF के गुलाम, मुलाजिम IMF के, और 4-4 5-5 साल इस मुल्क के वजीर आजम बन के वो अगले 4 घंटों में पाकिस्तानी थे जब साइड पे हो रहे थे। हमने तो इस मुल्क के साथ क्या क्या जुल्म किया। सर अफसोस भी छोटा लफ्ज है। मैं कहता हूँ कि अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं कि इतनी बड़ी शानदार सरजमीन अल्लाह ने जो अता किया, इनके बाप का माल नहीं था ये लाखों लोगों की कुर्बानियों का फैज़ है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल शफकत भरी निगाहों का फैज़ान है पाकिस्तान। और उसके साथ इन गिदों ने क्या जाती की कि नाम लेवाओं ने, मैंने बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्गों को स्टडी किया, मेरी अपनी फैमिली चूँकि माइग्रेटेड है, बहुत सारे मैं बुज़ुर्ग जानता हूँ। मैंने जब उनसे पूछा कि बहुत से लोगों को बड़े बड़े क्लेम मिले, आपको क्लेम के पेपर नहीं कि कैथल के आप इतने बड़े नवाब थे, इतने बड़े रईस थे, कैथल में आपकी बिजनेस थे, सारी चीज़ें थी, तो यहाँ आके 5 मरले मकाम 6 बेटों के साथ वजह। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे दादा के अल्फाज हैं जो मुझे याद हैं, वो कहते थे, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत करे, वो ये कहते थे कि बेटा ये कागज़ के टुकड़े हमें भी दिए थे, लेकिन हमने इसलिए जो है इसके क्लेम दाखिल नहीं की क्योंकि ये हिजरत ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे की हजूर से, हम इसका सिला और इसका अजर हजूर से लेंगे। सुभान अल्लाह। तो उन लोगों के उनकी जानी और माली कुर्बानियों की मिरास है पाकिस्तान। ये तुम्हारे बाप का माल नहीं है जिसको बेदर्दी से तुम लूट रहे हो गिदों की तरह। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म अल्लाह करे आए। एक निज़ाम है, मैं कुदरत है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे ना, ये एक खुदाई निज़ाम है। ये खून जो है, ये जो शहीदा का खून है, कितनी बच्चियों ने जो अपनी असमतें बचाने के लिए जिंदा छलांगे लगाई हैं कुओं में। कितनी माओं ने जो है अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी हैं सफ़र के अंदर, हिजरत के सफ़र के अंदर। बच्चों को उनकी आंखों के सामने माओं ने नेज़े पे चढ़ता देखा है। ये उनके खून इंशाल्लाह इन हराम ज़ादों से बदला लेगा। डोंट कट माई वर्ड्स। हराम ज़ादे लफ्ज़ ये डिज़र्व करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया हुआ। अच्छा सर, लास्ट में मैं एक टॉपिक में चाहूँगी कि आप सीनियर सहाफ़ी हैं, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं कि अभी एक इशू बहुत ही ज़्यादा वायरल है। एमर्सन यूनिवर्सिटी के VC ने जो किया, क्या ये टॉपिक इतना डिस्कस होना चाहिए था? ये इस तरह से जो ये वायरल हुआ है, ये होना चाहिए था या नहीं? क्या होना चाहिए था इसके बारे में? फिजा, ये भी बुनियादी तौर पे एक ज़्यादती जो है डॉक्टर गुज्जर ने, रमज़ान गुज्जर ने की। एक ज़्यादती है जो उससे भी बड़ी ज़्यादती है जो हम इदारों के साथ कर रहे हैं। वो क्या? वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, डॉक्टर रमज़ान गुज्जर वाइस चांसलर साहब का जो फेल था वो उनका इंडिविजुअल फेल था, इदारा जाती फेल नहीं था वो। बिल्कुल। आपने पूरे अपनी ख़बरों में, तज्जियों में, तबसरों में, पोस्टों में, सोशल मीडिया पे, पॉडकास्टों में अपनी मंजन सेलिंग के लिए आपने पूरे इदारों को कि जहाँ 7,000 से बच्चा ज़ेर तालीम है, जायद बच्चा, और पूरे रीजन की वो यूनिवर्सिटी है जो वाहिद ब्रीथ कर रही है, बाकी सब यूनिवर्सिटियाँ सरकारी नीचे जा रही हैं और वो ऊपर जा रही है। आपने उसके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया सर, तबाह कर दिए वो यूनिवर्सिटी। उसका नाम लेकर पेरेंट्स के जहन में इतना ये जहर घुल चुका है कि अब वो सोचते हैं कि अपने बच्चों को जाने दें या ना दें, और इतनी तेज़ी से वहाँ पर दाखिले हुए हैं कि बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें अपनी फ़िक्र लाहक हो गई थी। मेरा तो अपना ख्याल है हमें प्रेसिडेंट के तौर पे ना ये सेट करना चाहिए और पीका लगना चाहिए उन सारे जर्नलिस्टों पे कि जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को उस बदबख्त के लिए बर्बाद किया उसके मुस्तकबिल से। देखें, आप माजी के अंदर मिसालें उठा के देख लें, ये गलतियाँ हुई हैं हमसे एज ए जर्नलिस्ट कि हमने पर्सन स्पेसिफिक रहने की बजाय पूरी यूनिवर्सिटियों के मुस्तकबिल से हम खेले हैं। बिल्कुल। हमें खुदा का खौफ करना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट। मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैंने अपनी स्टोरियों के अंदर अगर उन इदारों का नाम लेके मुस्तकबिल से खेलने की कोशिश किया, पूरे इदारों को बर्बाद किया जिनसे हज़ारों लोगों का रोज़गार भी वाबस्ता था, हज़ारों लोगों का एजुकेशनल मुस्तकबिल भी वाबस्ता था, उन इदारों को तबाह कर दिया। और उसके नताइज क्या निकले? अब सरकारी यूनिवर्सिटियों में इदारों में दाखिलों की शरह क्यों कम है? इसी वजह से। अब बार लिस्टें क्यों लगा रहे हैं कि जनाब आपको मेरिट क्यों ख़त्म हो गए कि जिन यूनिवर्सिटियों में दाखिला मिलता नहीं था, लंबी लाइनें लगी होती थी, उनमें आज कोई दाखिला लेने के लिए आप 3 मरतबा जो है एडमिशन की एक्सटेंशन के इश्तिहार दे रहे हैं। एग्जैक्टली। वजह क्या है? ये सारे वो मेरे कारनामे हैं जो फिर रिफ्लेक्ट करते हैं कि मैंने इदारों को तबाह कर दिया अपनी खबरों में, अपने तज्जियों में, अपने तबसरों में। मैं एक अगर सोशल मीडिया का यूज़र हूँ तो मैंने उठा के जो है मैं मामा नाना चाचा बन गया हूँ। यार, एक शख्स का एक ज़ाती फेल है,
कानून मर गया क्या? कानून को हरकत में आना चाहिए, उसको डिटेन करे, पकड़े उनको जनाब, और उसको वो करे इन पर्सन। आप इदारों को कैसे बैश कर सकते हैं? आप पूरे इदारे में जिसमें 6-7 हज़ार बच्चा बच्ची अपने मुस्तकबिल के लिए निकला है सरकार से जो है तालीम के फैज़ लेने के लिए, तो आप उनको क्यों बदल कर रहे हैं? आज प्राइवेट सेक्टर क्यों ग्रो कर रहा है? क्यों सरकारी तालीमी इदारे या बिक रहे हैं या बंद हो रहे हैं? क्यों? वजह यह है कि मैंने इनकी तकरीम नहीं की। मैंने अपने ज़ाती फेल को पूरे इज्तमाइयत के ऊपर थोपने की कोशिश की है, जो एज अ जर्नलिस्ट मुझे नहीं करना चाहिए। सर वीसी हर जगह हर टाइम तो वीसी नहीं होता, वो उसका अपना घर था, अलग टाइम था, तो हम उसे यूनिवर्सिटी से क्यों लिंक कर रहे हैं? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये बतौर एज ए हमारे गैर जिम्मेदाराना सहाफ़त का नताइज है। गैर जिम्मेदाराना, अब ये खबर मेरे पास नहीं थी, सबसे पहले किसी जर्नलिस्ट को अगर इस बारे में उसने रब्ता किया तो मेरे से रात exactly. लेकिन यहाँ मैंने उसको कहा कि भाई आपके साथ ये जो ज्यादती हुई है, पहले तो आप बताएंगे 2 साल से आप जो है रोटी को चोची कहते थे, पानी को मम्मा कहते थे, दूध फीडर में पी रहे थे, 2 साल से उसकी जिनसी ज्यादती का शिकार बन के किस लिए चुप थे? मुफाद पूरा था सर। और वो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपको आती रही हैं वो किस चक्कर में थी? तो भाई साहब आप जिस वक्त ये दावा कर रहे हैं कि जी मेरे साथ ज्यादती हुई है, बिल्कुल हुई है, तो आप जाए ना इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप मीडिया के पास क्यों जा रहे हैं? वो क्यों एक मीडिया हाउस में जा रहा है? इसके लिए तो कानून बना है, कानून है, जाए उधर जाए। मीडिया तो मतलब जजा सजा का कोई फर्म नहीं है, लेकिन वो मीडिया वालों ने भी अपने जुश तले, उनके अपने अज़ाइम थे, उनके अपने बेनिफिट्स थे। हर बंदे ने अपनी क्या गर्मी मारी है उसके साथ, डॉक्टर रमजान गुज्जर के साथ, कि किसी दौर में उसको काम कहा था, उसको फैजान नहीं मिला, तो उसने कहा ये आ गया ना मुर्गा हाथ, अब टाइम आ गया अपना। हमें शर्म नहीं आई, हमें शर्म नहीं आई कि हमने अपने ज़ाती मफादात, ज़ाती ग्रीवेंसेस के लिए इदारों को तबाह कर दिया। इदारों से लोगों का ट्रस्ट ख़त्म कर दिया। सर जो चौकीदार होते हैं, या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि अगर आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है तो आप वो नहीं बता सकते थे? जो इतना अमला रखा, 39 years ऑफ एज है उसकी, वो बावर्ची साहब जो कहते हैं मेरे साथ जिनसी ज्यादती करता है। 39 साल के बंदे का शौरी लेवल कितना होता है? सर बहुत हाई होता है, उसे हर चीज़ का पता होता है। और 2 साल का पीरियड है, ये कोई 5वीं जमात का तालिब इल्म नहीं था कि जो टीचर ने ज़बरदस्ती उसको इस साथ ज्यादती कर दी। मेरा अपना ख्याल है और मुतालबा है कि डॉक्टर रमज़ान को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, साथ इसका भी ट्रायल होना चाहिए। सर वीडियोस में अगर देखा जाए तो नहीं लगता कि रजामंदी नहीं है। 100% ऐसा सर, 2 साल का पीरियड है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कोई लम्हे भर की कार्रवाई नहीं है कि जबरदस्ती मैं गया तो उसे कुंडी लगा के बंद करके मेरे साथ ज़िना बिल जबर कर दिया। भाई 2 साल तक, यानी कि जहां आपके मफादात थे आप चुप रहे, और जब मफादात का 39 साल शख्स, 1986 की बर्थ है अकॉर्डिंग टू CNIC, उस साहब की जो कहता है कि मेरे साथ जाती हुई। 39 साल शख्स को शर्म आनी चाहिए ये फेल करते हुए, ठीक है? इतना बड़ा जो उसने पूरा मतलब है वो किया, वो बराबर का मुजरिम है। उसको उसी पैराए में कानून को देखना चाहिए। वो मजलूम नहीं है, खुदारा ये समझ लें। कि कोई अगर जब आपको लगता है आपका मुफाद खटाई में है, आप शोर डाल दो जी मैं मर गया, ऐसा नहीं होता। और ये भी देखें फिजा कि जिन लोगों ने इस स्टोरी के ऊपर खेलने की और इसके तमगे और मेडल्स लेने की कोशिश की, तो वो उनका भी मेरे ख्याल में बराबर के जिम्मेदार हैं कि अगर ये इदारे तबाह हो जाते हैं। सर इतना बड़ा इदारा जिसे ये तबाही के दहाने पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ पर खौफ व हिरास फैल रहा है या लोग इस तरफ आने का नहीं सोच रहे, इसके जिम्मेदार उन्हें कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए? मैंने तो पहले इदारा तबाह कर दिया। मैंने तो पहले कहा कि उन तमाम लोगों पे पीका एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये भाई सरकार का इदारा है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, और इंतहाई सेंसिटिव पार्ट ऑफ द मतलब आपका है ये तालीमी इदारा, जिसने नस्लों की बुनियाद रखनी है आपके। मैं स्टोरियां करता रहूं बैठ के, मैं वीलॉग करता रहूं, मैं पोस्टें ठोकता रहूं सिर्फ, और उसके नताइज ना देखूं। आलमी लेवल पर वो यूनिवर्सिटी पिट गई। मेरी जो है मतलब अब तो लोग अपने नाम के साथ एमरसोनियन लिखते हुए शर्म महसूस करेंगे कि मैंने इतना ज्यादा गंदा कर दिया उसको। सो मेरा मुहासबा भी होना चाहिए। एग्जैक्टली। एक प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है? वो लाइलमी आप कह सकते हैं कि यार उनको पता ही नहीं था कि ये वाली तस्वीर का रुख ये भी होता है कि जो सोसाइटियाँ तबाह कर देते हैं हम अपनी खबरों से, लेकिन इस सिलसिले को रुकना चाहिए।
बिल्कुल रोकना चाहिए। प्रेसिडेंट बनना चाहिए कि भाई आप इदारों के ऊपर चढ़ाइयाँ ना करें। एक शख्स के बदअमालियों की सज़ा इदारों को नहीं दी जा सकती। और वो फेल भी जो वहाँ नहीं हुआ। तो इसमें ज़रूर हमें सोचना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट। मैं तो अपनी इस्लाह की पहले बात करूँगा कि मुझे शर्म आनी चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को फैक्ट एंड फिगर के साथ बताया। आपका तज्जिया बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ हमारे नाज़रीन को भी उनके तमाम सवालात के जवाब बखूबी मिल गए होंगे और आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। अपनी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।